विद्यार्थियों कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र का 2026 का पेपर सॉल्व करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। यह पेपर यूपी बोर्ड के लिए है जो कि इसका पेपर कल होने वाला है, तो आपको पूरा पेपर तैयार कर लेना। बोर्ड ने यह पेपर जारी किया है। अगर आप इस पूरे पेपर को तैयार कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% मार्क्स पूरे करके आएंगे। तो देखिए हमें पेपर कैसे सॉल्व करना होगा। देखिए जहां पे अनुक्रमांक लिखा है यहाँ पे अपना रोल नंबर लिखना होगा, जहां पे नाम लिखा है यहाँ पे अपना नाम लिखा होगा। समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 100 नंबर का। उसके बाद देखिए हमें निर्देश दिया है, पहले हम निर्देश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसी के अनुसार पेपर को हल करेंगे। तो देखिए पहला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। और फिर चौथा है कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 10 शब्दों यानी कि एक वाक्य में देना है। और पांचवा है कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है सेकेंड जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। और फिर देखिए आगे छठवां निर्देश है कि प्रश्न संख्या 31 और 32 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर प्रत्येक 250 शब्दों में देना है। और छठवां है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए गए हैं। तो इस प्रकार से इसी निर्देश के अनुसार हमें पेपर को हल करना होगा, तब हमें जाके पूरे 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो देखिए पहले हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, तो पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नोट में कह रहा है कि निम्नलिखित 10 प्रश्नों में से प्रत्येक के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो सही है उसे ही आपको लिखना है, अपनी कॉपी में चारों को नहीं लिखना है। तो पहला यहाँ पे देखिए क्या है, पहला है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती थी। पहला ऑप्शन है संविधान निर्माण, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, दूसरा है योजना आयोग की स्थापना और चौथा है संसद का निर्वाचन। तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश की सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो थी राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा, यानी राष्ट्रीय एकता को कैसे बनाया जाए, इसकी सुरक्षा कैसे की जाए, देश की सुरक्षा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। ए ऑप्शन है 1885, बी ऑप्शन है 1889, सी ऑप्शन है 1891 और डी ऑप्शन है 1895। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा 1885। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। ए ऑप्शन है नेहरू महालनोबिस, बी ऑप्शन है हेराल्ड होमर मॉडल और फिर सी ऑप्शन है गांधी मॉडल, डी ऑप्शन है वर्धा मॉडल। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है हो जाएगा नेहरू महालनोबिस मॉडल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा ऑप्शन नंबर जो है ए वाला सही हो जाएगा। तो यही हमारे बोर्ड एग्जाम में आएगा। अगर आप बोर्ड एग्जाम में 95% चाहते हैं तो देखिए आप पूरे पेपर को पूरा देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, पेपर पूरा आपको सॉल्व करना है। और अगर आप 95% लाना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट में जाइए, वहाँ पे यस सर लिखिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए, कम से कम 3 दोस्तों के पास, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और वीडियो ला सकेंगे। तो देखिए चौथा क्वेश्चन है ताशकंद समझौता कब हुआ। ए ऑप्शन है 1965, बी ऑप्शन है 1966, सी ऑप्शन है 1967 और डी ऑप्शन है 1971। तो देखिए ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता जो हुआ था वो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ए ऑप्शन है 1960, बी ऑप्शन है 1970, सी ऑप्शन है 1980 और डी ऑप्शन है 1990। तो देखिए जो 1960 का दशक है इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है किस राष्ट्रपति ने भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा की। ए ऑप्शन है जाकिर हुसैन, बी ऑप्शन है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी ऑप्शन है
फखरुद्दीन अली अहमद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 1975 में उस समय जो भारत में आपातकाल की घोषणा 1975 में की गई थी, तो कह रहा है किसके द्वारा की गई थी, किसने इसकी घोषणा की थी? तो इसकी घोषणा की थी फखरुद्दीन अली अहमद। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान की धारा 370 कब समाप्त की गई? ए ऑप्शन है 5 अगस्त 2020, बी ऑप्शन है 5 अगस्त 2019, सी ऑप्शन है 5 अगस्त 2021 और डी ऑप्शन है 5 अगस्त 2022। तो देखिए जो 370 धारा समाप्त की गई थी वो देखिए 3 अगस्त 2019 को, सॉरी 5 अगस्त 2019 को समाप्त की गई, 5 अगस्त को। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी से हो जाएगा, 5 अगस्त 2019 को यह समाप्त की गई। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा है कि 2019 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कुल कितनी संसदीय सीटों पर विजय प्राप्त की थी? ए ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 47, सी ऑप्शन है 77 और डी ऑप्शन है 68। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 52। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस किस देश की खुफिया एजेंसी है? ए ऑप्शन है ईरान, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही उत्तर जो हमारा है वो हो जाएगा पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि श्रीलंका में बहुसंख्यक वर्ग कौन सा है? ए ऑप्शन है सिंहली, बी ऑप्शन है तमिल, सी ऑप्शन है ईसाई, डी ऑप्शन है मुस्लिम। तो श्रीलंका में जो अधिक लोग हैं वो सिंहली हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जहां से आपको 10 नंबर मिलेगा। उसके बाद देखिए हमारा है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो अति लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 2 नंबर का होगा। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है कि कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी? तो उत्तर आपको लिखना है सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई। इतना आप लिख देंगे आपको 2 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। तो एक तो हो गया भूटान, दूसरा हो गया मालदीव। तो यहाँ से भी आपको 2 नंबर मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन इस साल भी पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये हमारा पेपर 2026 का अगर आप पूरा सॉल्व कर लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर आप लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि निषेधाधिकार यानी कि वीटो पावर। वीटो पावर से आप क्या समझते हैं? तो वीटो पावर की हिंदी होती है निषेधाधिकार। तो देखिए इसका उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्यों को निषेधाधिकार की शक्ति प्रदान की गई, यानी कि वीटो पावर की शक्ति प्रदान की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि 5 अस्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य सुरक्षा परिषद में किए गए निर्णय से सहमत नहीं है तो वह इस निर्णय को वीटो पावर के माध्यम से रद्द कर सकता है। जैसे कि देखिए 5 देश हैं जो अस्थायी सदस्य, अगर कोई निर्णय लिया गया, किसी देश ने निर्णय लिया, मान लीजिए 4-5 देशों में सम्मिलित है चारों देश, अगर कोई एक उसमें उससे क्या सहमत नहीं है तो वह वीटो पावर की मदद से वह फैसला रद्द कर सकता है। तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है BWC तथा CWC का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए BWC का जो पूरा नाम है वो बायोलॉजिकल वीपन्स कन्वेंशन यानी कि जैविक हथियार संधि, और जो हमारा CWC है ये केमिकल वीपन्स कन्वेंशन यानी कि रासायनिक हथियार संधि। BWC 1972 में की गई और इस पर 155 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए, जबकि CWC 1992 में की गई, इस पर 181 देशों ने हस्ताक्षर किए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंटार्कटिका प्रदेश में संप्रभुता का दावा करने वाले 2 देशों के नाम का उल्लेख कीजिए। तो देखिए 2 देश, एक है ब्रिटेन हो गई, दूसरा अर्जेंटीना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर देखिए स्वतंत्रता के समय देशी रियासतों की कुल संख्या 565 थी। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर क्वेश्चन, सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? कुछ प्रमुख समाजवादी नेताओं के नाम भी बताइए। तो उत्तर देखिए
सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1948 में हुआ। आचार्य नरेंद्र देव, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और अशोक मेहता कुछ प्रमुख समाजवादी नेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत में नियोजन के किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर देखिए, भारत में नियोजन के उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है निर्धनता और बेरोजगारी दूर करना तथा कृषि एवं उद्योगों का समन्वित विकास करना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि भारत चीन के संबंधों में खटास आने के दो प्रमुख कारण बताइए। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। भारत चीन के संबंधों में खटास आने के प्रमुख दो कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है चीन द्वारा 1950 में तिब्बत पर कब्जा करना। दूसरा, भारत द्वारा 1959 में तिब्बत धार्मिक नेता दलाई लामा को राजनीतिक शरण देना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि शाह जांच आयोग का गठन कब किया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए, शाह जांच आयोग के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह थे। इस आयोग का गठन 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो इस प्रकार से देखिए आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न 10 आएंगे, जहां से हर प्रश्न आपका 2 नंबर का रहेगा, तो यहां से आपको मिल जाएगा 20 नंबर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। आगे हमारा आ गया लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न। तो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्न संख्या 21 है। कह रहा है कि वर्ष 1974 की रेल हड़ताल पर प्रकाश डालिए। तो उत्तर देखिए, वर्ष 1974 में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल का आह्वान बोनस व सेवा से जुड़ी शर्तों के संबंध में सरकार से अपनी मांगों की पूर्ति करने हेतु किया गया था। सरकार इन मांगों के खिलाफ थी। रेलवे कर्मचारी की इस हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से संबंधित कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया तथा रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को लगा दिया गया। अंततः 20 दिनों के बाद यह हड़ताल बिना किसी समझौते के वापस ले लिया गया। तो इस प्रकार से 1974 की रेल यात्रा पर आपको प्रकाश डालना है, इतना आपको लिख देना, उसके बारे में आपको 5 नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इस अध्याय से उदाहरण देकर तथ्य की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर देखिए आपको लिखना है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं लोकतांत्रिक राजनीति का अभिन्न अंग हैं। क्षेत्रीय मुद्दे की अभिव्यक्ति कोई असामान्य अथवा लोकतांत्रिक राजनीति के दायरे से बाहर की घटना नहीं है, लेकिन हर क्षेत्रीय आंदोलन अलगाववादी मांग की तरफ अग्रसर नहीं होता। इसे निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा समझा जा सकता है। नंबर 1 देखिए, देश में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग करते हुए जन आंदोलन चलाए गए। मौजूदा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात ऐसे ही आंदोलनों वाले राज्य हैं। इतना आपको लिख देना इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सॉरी इसी में हमें देखिए पॉइंट डालकर लिखना है। दूसरा पॉइंट, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के लोगों में चकमा शरणार्थियों को लेकर गुस्सा था। फिर है, पंजाब में उठा आंदोलन प्रदेश के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग से प्रेरित था, न कि अलगाववादी राजनीति से। फिर चौथा है, त्रिपुरा में भी आप्रवास की समस्या का समाधान नहीं हुआ, जिसके कारण वहां पर स्थिति गंभीर बनी हुई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि ऐसे दो मसलों के नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश के बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह के दो मसलों के नाम बताइए जिन पर आपसी क्या असहमति है। देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं। तो देखिए आपको उसका उत्तर लिखना है, भारत और बांग्लादेश सहयोगी राष्ट्र रहे हैं। कई मुद्दों पर दोनों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। बांग्लादेश की स्वतंत्रता में भारत मुख्य सहयोगी था, इसलिए भी भारत सदैव बांग्लादेश की सहायता करता रहा है। भारत ने बांग्लादेश को सहयोग दिया है। तो देखिए सहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं। हमारा हेडिंग है सहयोग के मुद्दे। तो देखिए
भारत बांग्लादेश के दो मुद्दे निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के बीच गंगा जल बंटवारे से संबंधित फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए संबंधित करार भी दोनों देशों ने किया है। अब देखिए असहयोग के मुद्दे कौन कौन से हैं। भारत बांग्लादेश के बीच असहयोग के दो मुद्दे निम्नवत हैं। नंबर 1 है भारत बांग्लादेश के मध्य चकमा शरणार्थियों की समस्या, और दूसरा है बांग्लादेश द्वारा पूर्वोत्तर के आतंकवादियों को अपने यहाँ पनाह देना और उन्हें प्रशिक्षण देना। ये है असहयोग के मुद्दे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर आपको लिखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। स्वास्थ्य से तात्पर्य केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति न होकर पूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कल्याण की दशा से है। जैसे राष्ट्रीय सरकारों की स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ करने में सहायता देना, संकट काल में तकनीकी सहायता तथा सलाह देना, रोगों को दूर करने की योजनाएं बनाना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य के मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय तथा करारों को प्रस्तावित करना आदि। इतना आपको लिखना है इस क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि रियो सम्मेलन के क्या परिणाम हुए, या कभी कभी पूछता है रियो सम्मेलन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए इसका उत्तर आपको लिखना है रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले। नंबर 1 है वैश्विक राजनीति के दायरे में पर्यावरण को लेकर एक सटीक रूप दिया। दूसरा है आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। आवर कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट छापी गई। तीसरा है विश्व के दक्षिणी हिस्से में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है और रिपोर्ट में इसी हवाले की चेतावनी दी गई। तीसरा है उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप वृद्धि को लेकर थी। उसके बाद देखिए चौथा है कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसमें एजेंडा 21 के रूप में विकास के कुछ अन्य स्वरूप भी प्रस्तावित किए गए। अब देखिए हमारा है क्वेश्चन नंबर 21। तो ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वैश्वीकरण क्यों आवश्यक है, संक्षेप में लिखिए। उत्तर देखिए एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण की मूल धारणा है प्रवाह। प्रवाह अनेक प्रकार के होते हैं। विश्व के एक भाग से विचारों और दूसरे भाग पर पहुंचना, पूंजी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, पूंजी का एक से अधिक स्थानों पर आवागमन, वस्तुओं का एक से अनेक स्थानों पर पहुंचना तथा व्यापार एवं उत्तम आजीविका की खोज में विश्व के विभिन्न भागों में लोगों द्वारा आवागमन यहाँ सर्वाधिक आवश्यक तथ्य हैं। तो यह है वैश्वीकरण। इससे वैश्वीकरण ये हमारा होता है। आगे देखिए आगे हमारा देखिए क्या है लघु उत्तरीय सेकंड प्रश्न। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको खुद लिखना होगा। तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। एक क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का है। अगला क्वेश्चन है साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी व्याख्या कीजिए। अगला क्वेश्चन है देश के विभाजन के बाद रियासतों यानी रजवाड़ों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। और 30 नंबर क्वेश्चन है आपातकाल की घोषणा के बाद भारत सरकार व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। तो देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके बताया उसमें सभी क्वेश्चनों का आंसर बताया गया, वहां से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद देखिए हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पे हर प्रश्न आपका 8 नंबर का होता है। तो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न है भारत चीन की संबंधों को सविस्तार समझाइए, अथवा वर्तमान विश्व व्यवस्था के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना होगा जहां से आपको 8 नंबर मिलेगा। 32 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व के क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी। ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की प्रमुख चुनौतियां क्या थीं, उनमें से किन्हीं 2 चुनौतियों के समाधान के लिए क्या उपाय किए गए। तो यहाँ पर भी आपको दोनों में से सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है जहां से आपको मिल जाएगा 8 नंबर।
तो दोस्तों इसी प्रकार से आपका पूरा पेपर आएगा, यही पेपर भी आ सकता है, तो आप पूरे पेपर को सॉल्व कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।